को नमस्कार करके शुरू करता हूँ। पहले मैं नॉर्थ इंडिया ब्रॉयलर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि आज उनका अपना ऑपरेशनल मीटिंग के बाद मुझे आज में आपके साथ मिलने और आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया है। साथ में वर्षा ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। मेरे बारे में मैं डॉक्टर बीसी दत्ता एक पोल्ट्री वेटरनरी हूँ, ये मेरा परिचय है। इसी से जुड़ा हूँ 39 इयर्स। अब तो ये पैशन जिसको बोलते हैं नशा बन गया, ये बिना जी भी नहीं सकता हूँ। इसी से खाता हूँ, इसी से पीता हूँ। आज मैं जहाँ हूँ, जो भी हूँ, वही 40 ग्राम का चिक्स उसके जैसे। मेरा बॉस वो 40 ग्राम का है। मैं उसको उस नज़र से देखता हूँ, क्योंकि सब लोग बॉस को खुश रखना चाहता है। मैं अपना बॉस 40 ग्राम को खुश रखूँगा तो वो 30 दिन में 2 किलो बढ़ेगा। उसके बाद का हिसाब कंप्यूटर चाहिए। आज मुझे रिक्वेस्ट किया गया ब्रॉयलर मैनेजमेंट के बारे में। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। हमारे जैसे वेटनरी डॉक्टर्स पोल्ट्री का और मास्टर्स करने जाए तो ब्रॉयलर के लिए 6 महीने लगता है। वो मुझे 1 घंटे के अंदर भूलना है। कोशिश करता हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपका काम है, मेरा वैल्यू एडिशन से 1 ग्राम एवरेज वेट बढ़ जाए कल से बहुत है। आपका काम थोड़ा सा आसानी हो जाए, इतना ही है। मैं अपना एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये ब्रॉयलर मैनेजमेंट होता क्या है? खाने वाले, पहनने वाले, चरने वाले है क्या चीज? इसी में थोड़ा मैं नीचे आके बोलता हूँ। हम तो यहाँ से शुरू करते और यहाँ पहुँचना चाहते। ये पहुँचने के लिए हमारे साथ है क्या? हमारे हाथ में क्या है? न्यूट्रिशन, हस्बेंड्री मीन्स आपके पास है फीड, आपके पास है मेडिसिन वैक्सीन और आपका मैनेजमेंट और हस्बेंड्री प्रैक्टिस। इसी से यहाँ से यहाँ पहुँचना है। लेकिन आपका रास्ता में तो कांटा है। एक डिजीज, बीमारी, एक क्लाइमेट। इसी दोनों को ओवरकम करके, क्रॉस करके यहाँ से यहाँ पहुँचना मेरे हिसाब से यही है पोल्ट्री मैनेजमेंट। इसको और एक नज़र से देखिए। आज की साइंस हमें इतना अच्छा चिक्स दिया है, इतना अच्छा न्यूट्रिशन दिया है, लेकिन हमारे सामने ये जो दोनों है, आप सोचिए, आप आपका टीम ब्रॉयलर इंटीग्रेशन फार्म में फार्मर के साथ क्या करते हैं? सिर्फ इस दोनों को हैंडल करते हैं। इसी दोनों को इफेक्ट कितना कम किया जाए, अगर इस दोनों को हम क्रॉस कर सके तो हम वहाँ पहुँचते हैं। इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट। आप बोलते हो मैनेजमेंट, हम बोलते हैं हस्बेंड्री और बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिस, टेक्निकल वर्ड में। ब्रॉयलर मैनेजमेंट, ऊपर वाले ने जो 5 सेंस ऑर्गन, जो इंद्रिय दिया है, 5 को इस्तेमाल करना है। आँख, कान, नाक, हाथ से जो टच, ये 4 तो सभी लोग करते हैं। कुछ लोग टंग मतलब टेस्ट को नहीं करते, लेकिन टेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। जैसे पानी को टेस्ट करना और काफ़ी कुछ इवन रॉ मटेरियल भी टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो जीव है टंग, उससे बड़ा सेंसर अभी तक दुनिया में नहीं बना है। आर्टिफिशियल इंसान बनाने के लिए हम लोग काफ़ी आगे चल चुके हैं, लेकिन टंग का 1% भी नहीं बना सके। ये मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरा बेटा मेडिकल इंजीनियर है, वो सेंसर लेके काम करता है जर्मनी में। बोलता टंग का 1% में हम लोग कर नहीं पाए। वो इतना बड़ा सेंसर है, जानते नहीं उसका कैपेसिटी क्या है। तो वो टंग को भी इस्तेमाल करना है। यूज ऑल योर सेंस, तभी आपका बात खुश रहेगा। हम तो मुर्गी पालन करते हैं, 40 ग्राम का चिक्स आता है।
उसका ताकत कितना है हम जानते हैं क्या? इसमें इस जगह मतलब एग्जाम तो हम दे रहे हैं सुबह से शाम तक रोज 24 घंटा, लेकिन एग्जाम का फुल मार्क्स कितना है ये जानकारी बहुत जरूरी है। ये आज का ब्रॉयलर का पोटेंशियल, शायद आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये ब्रीड का पोटेंशियल है। जैसे आपको गाड़ी, अब जब गाड़ी खरीदे कंपनी वाला बोला है तो 22, लेकिन आपको मिलता है 18। ये आपका कमी है। आपके अंदर वो मुर्गी चिक्स के अंदर कैपेसिटी है 30 दिन में 2 किलो देने का। अभी आपका टीम के अंदर कितना कैपेसिटी है उससे लेने का। जैसे गाड़ी चलाने से होता है कि आपको 18 मिलता है, उसी वही गाड़ी दूसरा आदमी चलाए तो 19 मिल सकता है, किसी को 17 में मिल सकता है, लेकिन कैपेसिटी 22 तो 22 है। वो तो कंपनी वाले को देखा है, बोले सो देखा मेरे साथ हो चुका है, कभी गाड़ी में कान पकड़ना पड़ा। ब्रॉयलर तो मोटा मोटी 2 किलो, अभी आप लोग का मीटिंग चल रहा था, मैं वहाँ से सुन रहा था कि 2 किलो 200 के ऊपर नहीं करना है। हाँ 2 किलो 200, लेकिन 2 किलो के एवरेज स्टैंडर्ड लेके हम चलते हैं। ये 2 किलो मैंने अपना लाइफ में देखा है 95 में 49 डेज में, जो 2022 में 30 दिन में देखा हूँ। ये आज की साइंस ने किया है और साथ में ये हम लोग का 24 घंटा का मेहनत और दिमाग। कैसे दिन 19 दिन कम हो गया तो 19 दिन का खर्चा, 19 दिन का दाना, सब कुछ हमारा। मुर्गी का दाम बढ़ नहीं रहा, वही 90 रुपीज़ में खड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 हुआ है 10 साल में। फीड कॉस्ट कहाँ पहुँचा है, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब बढ़ चुका है। लेकिन हम लोग क्यों जिंदा है? वही 49 डेज को हम लोग खींच के 30 में लेके हैं। टारगेट तो है 2025 में 28 दिन में, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अब वो जगह पहुँचने के लिए एक चीज को क्या चाहिए, हमें पहले जानकारी चाहिए कि हमारा फुल मार्क्स कितना। अभी जाने हमारा फुल मार्क्स, अब फुल मार्क्स एग्जाम में 100 नंबर मिलने के लिए सिर्फ कॉलेज में जाने से तो नहीं होगा, स्कूल जाने से 100 मिलेगा नहीं। आपको कोचिंग करना है, कौन सा किताब लेना है, किस कोचिंग क्लास में जाना है, किस टाइम पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम में बैठ के क्या कैसे कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, यही है बेसिक नीड्स। पहले बात है डिजीज फ्री माहौल, डिजीज फ्री होना है, नहीं तो आगे बात करने का कोई फायदा ही नहीं। डिजीज आ गया तो सब फेल। कोविड टाइम में देखा एक वायरस जो दिखता नहीं पूरा दुनिया को 2 महीने के लिए रोक दिया था। दूसरा ब्रीड रिकमेंडेड फीड, बहुत लंबा बात है। फीड तो हम सभी लोग बनाते हैं, हजारों वैरायटी का फीड है। इंडिया में ब्रीड तो 3 है लेकिन फीड का वैरायटी 1000 है। तो हम ब्रीड स्पेसिफिक फीड नहीं देंगे तो वो 30 दिन में 2 किलो कहाँ से आएगा। नेक्स्ट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जल ही जीवन है। बाद में पूछने से अच्छा होता है। नहीं पूछ लिया तो कहा, इसलिए मैंने कहा आप क्या रिकमेंड करें, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। 4 फेज फीड है, 3 फेज? अगर आपको 35 डेज क्रॉस करना है तो 4 फेज बेटर है। 35 क्रॉस आपको 50 पैसा बचेगा पर ऑलवेज 4 फेज। मैं थाईलैंड में देखा हूँ 42 डेज 3 किलो 100, 3 किलो 200 बेचता है। 6 वीक 6 फीड, लास्ट वाला कैटल फीड जैसे इतना मोटा दाना। एवरी वीक उनका हिसाब वीकली, 7 दिन का एक फीड, 14 दिन का और एक, क्योंकि वो स्टेप जितना छोटा होगा उतना आसानी होता है चढ़ने में। प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन घटते रहता है, एनर्जी बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। हम लोग एनर्जी 100 बढ़ाते हैं, वो 30-40 करके बढ़ता है। प्रोटीन आधा % घटता है। ये
इसीलिए थाईलैंड पूरा दुनिया में छोटा सा देश है। इंडिया तो कभी भी उसको हाथ लगा सकता है, लेकिन पोल्ट्री में नहीं। वो पोल्ट्री में एक्सपोर्ट में वर्ल्ड नंबर 2, चाइना से भी कम उनका प्रोडक्शन में कॉस्ट। इतना छोटा कंट्री, 100% इसी सेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं 2016-17 में इसी सेट का ट्रेनिंग लेना थाईलैंड गया था, तब देखा था। आज तो काफ़ी आगे किया। लास्ट वन, सबसे इम्पोर्टेंट, आराम का माहौल। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए। अभी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है चलिए देखते हैं वो डिटेल्स में क्या चाहिए चिक्स को। जब हम बोले फीड, न्यूट्रिशन में क्या चाहिए, रिकमेंडेड फीड, बट फीड हैंडलिंग एंड गाट हेल्थ मैनेजमेंट। अगर पेट ठीक ना हो तो अच्छा फीड का कोई फायदा नहीं है। और फीड हैंडलिंग कैसे करना है एट फार्म लेवल और फैक्ट्री लेवल। हस्बेंड्री प्रैक्टिस जिसको मैनेजमेंट कहते हैं, इसमें पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब साधन, फार्म में साधन क्या है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ होता है। नेक्स्ट टेम्परेचर, हम एसी में बैठे, टेम्परेचर तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हम बात करेंगे। वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, डे टू डे मैनेजमेंट, लास्ट में वेलफेयर और डिटेल्स में बायोसिक्योरिटी, मतलब डिजीज फ्री एनवायरनमेंट तो चाहिए। उसके बाद पूरा फ्लो 1 से 35 दिन हेल्थ मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन आपको यहाँ मिलता है वो, एंड इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। यही डिटेल्स में चाहिए चिक्स को, और कुछ नहीं चाहिए। फास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। डिजीज फ्री एनवायरनमेंट क्या है, मतलब बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी को लेके हम लोग का अंदर काफ़ी गलत फहमियाँ है क्या चीज़। हम जहाँ पोल्ट्री प्रोडक्शन करते हैं उस जगह को डिजीज, मतलब डिजीज फ्री रखना है। वहाँ कोई डिजीज घुसने नहीं देना और वहाँ से डिजीज बाहर नहीं जाने देना। ये करने का, सोचने का जो सिस्टम है वो बायोसिक्योरिटी है। मतलब हमारा पोल्ट्री प्रोडक्शन एरिया जो होता है अंदर ही होगा, बाहर से उसका कोई मतलब नहीं है। डिजीज का आने जाने का मतलब नहीं। दिस इज बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी एक सिस्टम, एक सोच। ये बायोसिक्योरिटी हम लोग पिछला 3.5 साल में काफ़ी देख चुके हैं। जो वो तो बायोसिक्योरिटी है, कुछ नहीं, कोविड में ही है और पोल्ट्री में ही ये है। ये मेरा फोटो है यहाँ, ये 2016-17 का फोटो है। ये कोविड का पीरियड नहीं, पोल्ट्री फार्म में एंट्री करने के लिए ये ड्रेस चाहिए, ब्रॉयलर फार्म, वो भी लिफ्टिंग के दिन। लिफ्टिंग से पहले इंडियंस नॉट अलाउड, कि इंडियंस के साथ, और इंडियन पोल्ट्री वेटनरियन तो आपके साथ तो वायरस है ही, सीधा बोलते आपके साथ बर्ड फ्लू वायरस है, नॉट अलाउड। 3 साल कोशिश के बाद लिफ्टिंग के दिन ये ड्रेस पहन के जाने दिया था। वो बोलता है ऊपर वाले भी आएगा, उनके लिए भी सेम। और सरकारी रूल भी, भारत सरकार के रूल भी वही है, कोई पोल्ट्री में घुसना चाहे आप किसी को रोक सकते हैं, किसी को। उनको प्रूव करना होगा उनके साथ कोई वायरस, कोई डिजीज नहीं है, जो कोई नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता, ये रूल्स है। बेनिफिट क्या होता है, एक सीधा बेनिफिट जो हिसाब कर सकते हो कैलकुलेटर में, वो दिखाते हैं। हम लोग जो डिजीज देखते हैं ना, जो डिजीज आपको दिखाई देता है वो सिर्फ 5% है, 95% नहीं देखता है, क्योंकि जब तक मोर्टालिटी नहीं होता है। आपका लड़के लोग तो बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम है, मुर्गी आधा खा रहा है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है 95%, जिसको हम सब क्लिनिकल डिजीज बोलते हैं। और कुछ डिजीज ऐसे ही होता है जिनमें मोर्टालिटी नहीं होता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन का सुपरवाइजर। हम डॉक्टर लोग बीमारी पता नहीं चलता, एक फार्म से दूसरा फार्म जाते तो बीमारी लेके चले जाते हैं। सुपरवाइजर जो 10th स्टैंडर्ड है, कोई 12th स्टैंडर्ड है, उसको क्या देते हैं। और उसको जाना भी जरूरी है काम के लिए, मना भी नहीं कर सकते, हमें जाना जरूरी है।
इसमें वायरस फैलता है। एक रिक्वेस्ट आप लोगों को करता हूँ, अगर वो अपनाने से आपका मोर्टेलिटी आधा हो जाएगा। लाइन सुपरवाइजर काम करता है 2 गाइडलाइंस। पहले डेली सुबह फ्रेश नया कपड़ा जूता धो के चलता है। दूसरा ब्रूडिंग फार्म, पहला 5 दिन का फार्म पहले विजिट करना, चाहे वो लास्ट में हो, चाहे ऐसा वैसा उसको जाना पड़े। ब्रूडिंग फार्म पहले जिसका अंदर हो जाएगा, ब्रूडिंग दिखाने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद कोई भी फार्म में अंदर शेड के अंदर नो, जस्ट नो। और बीमार मुर्गी वाला फार्म लास्ट। असंभव नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ। 5 दिन के बाद वाला कोई भी फार्म का शेड के अंदर, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं 12 साल अंदर नहीं गया, और कभी जाना पड़ा तो वही लास्ट विजिट, उसके बाद कुछ नहीं। 5 दिन तक अंदर जाना है, उसके बाद बाहर से काम करो, शेड का बाहर से काम सब कुछ होता है, सब संभव है। वजन करना है, फार्मर लेके आएगा, गेट पर खड़ा वजन करो ना, बाहर से सब दिखता है। इसमें आपका मोर्टेलिटी हाफ हो जाएगा, सिंपल ये चीज, 0 तो नहीं होगा, क्योंकि सारे कारण तो यही है। सिर्फ पोल्ट्री ट्रैफिक, हम लोग एक फार्म से दूसरे फार्म जाते हैं, उसमें जितना कंट्रोल हो सके। मेरे हिसाब से बायोसिक्योरिटी एक 5 अंगुली वाले हाथ के पाँव, इसमें अगर ऊपर वाला ना करे, किसी का 1 अंगुली कट गया कि नहीं है किसी का, हाथ थोड़ा कमजोर होता है। अगर 2 नहीं है तो वो हाथ काम का नहीं होता है। बायोसिक्योरिटी को मैं इस नज़र से देखता हूँ, इसका 5 अंगुली देखिए क्या क्या है। पहला है रिड्यूस एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन लोड, मतलब सब जगह इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन फ्री जगह दुनिया में नहीं है, रोज कम कीजिए, जो आप करते हैं लोग, रोज कम करना है। दूसरा प्रिवेंट री एंट्री ऑफ डिजीज, पहले अंदर गया था आप कम कर रहे हो, अब फिर से अंदर जाना तो बंद करो, नहीं तो कम कितना करते जाओगे, री एंट्री बंद करो। थर्ड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैलो मत, बाहर मोर्टेलिटी बाहर छोड़ देना, कुत्ता को देना, ये मत करो, तो बाहर फैलाओगे नहीं तो अंदर कहाँ से आएगा दूसरे फार्म में। चौथा इम्यूनिटी बाई वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आपको करना है, आपका लोकल पोल्ट्री वेटरिनरियन जो सजेशन देता है उसी हिसाब से। कोई कलकत्ता बैठ के, कोयम्बटूर बैठ के नहीं, जिनको लोकल ग्राउंड रियलिटी मालूम है वो बताएगा, बाकी कोई नहीं बता सकता। एंड फिफ्थ जो मैं अभी कर रहा हूँ, अवेयरनेस, जागरूकता, ये 5 एक साथ होगा तब बायोसिक्योरिटी होता है। एक कम, अब बोलिए ना इसमें से कौन सा कम करोगे, कोई 1 अंगुली कम, हाथ कम, जो 2 कम तो हाथ का कोई मतलब ही नहीं है। मुर्गी को क्या चाहिए, चिक्स को 4 चीज बोला था, बायोसिक्योरिटी, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, ब्रीड रिकमेंडेड फीड और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा चैप्टर में आ रहा है कंफर्ट एनवायरनमेंट। ये कंफर्ट एनवायरनमेंट क्या समझते हैं? अभी यहाँ ऐसी चल रहा है, टेम्परेचर 22-23 के आसपास होगा, इसको आगे 18 कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? मैं तो प्लेजर डाला हूँ, मुझे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अभी देखिए कुछ लोग हमारे सेंस के दिमाग क्या काम करते हैं, कुछ लोग देखिए ऐसे बैठे हैं, ये गलत नहीं है, उनका दिमाग बोला है कि टेम्परेचर 24 के नीचे गया है ना, ऑटोमेटिक हाथ ऐसे हो जाता है, क्योंकि 24 के नीचे कंफर्ट जोन के बाहर हो गए हैं। तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बोलने से क्या समझते जानते हैं? पहले क्या है, पहले टेम्परेचर नहीं, पहले सोने का, बैठने का जगह, ये जो बैठने का जगह, सोफा, सबको आराम से बैठने के लिए बंदोबस्त किया गया, ये पहले। एक चिक्स को आप जगह हिसाब से छोड़ते हो ना, क्या टारगेट, बॉडी वेट टारगेट, उस हिसाब से, और उसका जो बेड है उसको आप ठीक रखना चाहते हो, मतलब सोने का बेड, उसको बेडिंग चाहिए लीटर। फर्स्ट इज उसका स्पेस एंड बेडिंग,
सेकेंड, ऑलवेज टेम्परेचर। हम बात करेंगे इसके ऊपर। टेम्परेचर जब आता है तो आगे वेंटिलेशन आ ही जाता है ऑटोमेटिक। एंड लास्ट इज लाइट। एक चिक्स को क्या चाहिए आराम के लिए? सिर्फ चिक्स को लिए, मुझे भी यही चाहिए, आपको भी। अब देखिए नहीं छोड़ के और क्या चाहिए। अंधेरा किसको पसंद है? अभी तक तो मैं पिछला 20 साल से सवाल उठा रहा हूँ, कोई हाथ नहीं दिखा। लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट हमें स्टिमुलेट करता है अपना स्वाभाविक काम करने के लिए। चिक्स को भी चलना फिरना, खाना पीना, बैठना, सब कुछ लाइट स्टिमुलेट करता है। लाइट चाहिए ये दोनों को। तो लाइट तो हम लोग देते हैं, बाकी इस तीनों के ऊपर मैं थोड़ा नजर देता हूँ। स्पेस और बेडिंग। स्पेस कितना देंगे? हम क्या बॉडी वेट लेना चाहते हैं, कौन सा मौसम है, और हमारा फार्म का वेंटिलेशन कैसा है, फार्म का चौड़ाई। कोई फार्म 20 फुट का है, कोई 30 फुट का है। दोनों में एक ही हिसाब से चिक्स डालते हैं क्या? नहीं, मौसम के हिसाब से भी डालते हैं। सामर्थ्य में थोड़ा जगह ज़्यादा देते हैं। ये जगह का हिसाब तो सबको मालूम है, लेकिन ये शायद को हम 1 स्क्वायर फुट में 1.58 kg मुर्गी बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन बहुत अच्छा है तो सोचिए 1.6 kg 1 स्क्वायर फुट में। आपको 2.2 चाहिए, हिसाब कीजिए कितना जगह चाहिए। 1 स्क्वायर फुट में 1.58 kg वेंटिलेशन अगर अच्छा हो तो। हम लोगों का जो वेंटिलेशन, हम लोग तो वही सीधा बोलते हैं 1 स्क्वायर फुट में 1.5 किलो, तो 2.25 चाहिए तो 1.5 स्क्वायर फुट 1.5 दे दो। इसी शेड में हिसाब थोड़ा दूसरा है, मुर्गी का वजन के हिसाब से होता है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। आप स्पेस थोड़ा कभी कम दे दे तो क्या होगा? इसी शेड में आपका बॉडी वेट टारगेट क्या है उसके ऊपर। 2200 ग्राम में आपको 1 स्क्वायर फुट में आप 3 किलो बना सकते हो। जहाँ नॉर्मल में 1.5 किलो, 1 किलो 600, वहाँ 3 किलो बना सकते हो। अगर वेंटिलेटर आप इसी से क्या साइड में काटन वाला बिल्कुल क्लोज, अगर साइड में विंडो वेंटिलेशन है 3 किलो हो सकता है। कुछ नहीं होता है। हमें 3 किलो का ऑब्जेक्टिव, आप 0.8। हाँ, हमारे यूनिट इसीलिए तो साइड वेंटिलेशन चाहिए। साइड वेंटिलेशन है तो पॉइंट आप वेंटिलेशन, इसी से में एक ही तो इश्यू है, वेंटिलेशन और लीटर प्रॉब्लम। वेंटिलेशन ठीक हो तो आपको पूरा फार्म एयर टाइट करना है। कहीं भी एयर लीकेज है तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम वो कंफ्यूज होता है। कहीं थोड़ा सा भी एक अंगुली डालने वाला लीकेज है तो सिस्टम कंफ्यूज होता है। पूरा इसी से क्लोज मीन्स क्लोज, 100% एयर टाइट पहले कीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए कंट्रोल सिस्टम को, बनता है। नहीं तो पैसा क्यों लगाएंगे? अगर स्पेस कम दो तो क्या होगा? आपका 2030 की जगह में 2500 है, ज़्यादा निकला था 2500 डाल दिए, क्या होगा? उसी जगह पे एक तो फीडर टिक कर कमी के चलते कंपटीशन छोटा बड़ा, यूनिफॉर्मिटी प्रॉब्लम, और 2000 मुर्गी जहाँ लैट्रिन करता तो उसकी जगह 2500 मुर्गी लैट्रिन करेगा तो लीटर का हालत समझ लीजिए। आगे बीमारी सब कुछ। वही बॉडी वेट टारगेट, एक स्क्वायर फुट में हमें इतना किलो बनाना है। आपका क्या बॉडी वेट टारगेट है उसी हिसाब से चेक कीजिए, बैक कैलकुलेशन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आराम में स्पेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। यह इसका कारण कुछ और है। चिक्स मुर्गी कुछ अजीब सा जानवर है। अगर हैचरी में सोचिए वो 21 दिन रहता है, मतलब अंडा के अंदर, और बाहर में अगर हम 39 डेज में सोच लें तो 60 डेज होता है। 60 डेज में पहला 3 दिन उसको गर्मी चाहिए और लास्ट 3 दिन में उसको ठंडा चाहिए। अजीब सा अजीब चाहिए उसको। शुरू में 35 चाहिए फार्म में, हैचरी में तो 37.5 चाहिए, और धीरे धीरे लास्ट में जब मुर्गी 2 किलो होता है उसको 20 डिग्री चाहिए। 20 डिग्री में जाके हम लोग तो ऐसे खड़े रहते, वो बिंदास खाते रहता। इसलिए चिक्स पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है।
टेम्परेचर हर वक्त पूरा 365 दिन। इसका कारण और एक है, एक 40 ग्राम का चीक्स, उसका स्किन का सरफेस कितना सोचिए तो। हमारे बेबी जो आता है हॉस्पिटल से 2 किलो 800 3 किलो 3 किलो के हिसाब से जो स्किन सरफेस है, सरफेस एरिया आउटर, और एक चीक्स का 40 ग्राम का करीब 8 गुना बड़ा है। इसलिए चीक्स का शरीर से टेम्परेचर जल्दी निकाल जाता है, क्योंकि फर्स्ट 4 डेज उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल का जो रेगुलेटर है, जो हम ये लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्रिज में जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये वोल्टेज कंट्रोल के स्टेबिलाइजर लगाते हैं, हमारे शरीर में टेम्परेचर कंट्रोल का स्टेबिलाइजर है। अभी भी देखिए यहाँ बाहर का टेम्परेचर 22 है, हमारा सबका शरीर के अंदर 36 है। कैसे मेंटेन होगा? वो स्टेबिलाइजर है। तो चिक्स में वो स्टेबिलाइजर जिसको बोलते हैं हम थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, वो पहला 4 दिन डेवलप नहीं हुआ, शरीर से टेम्परेचर निकाल जाता है। इसलिए टेम्परेचर बहुत जरूरी है। टेम्परेचर चार्ट तो सभी कंपनी देते हैं, इसमें नया कुछ बोलना नहीं। टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, इतना सोचिए। टेम्परेचर चार्ट अगर बोले तो जो एडल्ट मुर्गी, जो लिफ्टिंग करने वाले मुर्गी को हम इस जगह पे रखते हैं, मतलब मुर्गी का 20 डेज हो गया, पूरा स्पेस दे दिए, तो ये जगह चाहिए, टेम्परेचर चाहता है। हमें क्या है, गर्मी में शुरू में यहाँ, अब कभी यहाँ चला जाता है दिन का एवरेज टेम्परेचर, तो हीट स्ट्रेस होता है। ठंडा में शुरू में अब अक्टूबर नवंबर में इस तरह रहेगा, दिसंबर जनवरी यहाँ पहुँचेगा। हमारा टारगेट यहाँ रखने का, अगर यहाँ से कम यहाँ रखे तो एडजस्ट करके वो जिंदा रहेगा, मोर्टेलिटी नहीं होगा, थोड़ा एनर्जी लॉस होगा, बॉडी वेट में थोड़ा कम आएगा। लेकिन ये दोनों रेट जगह चले जाए तो हीट स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है। गर्मी में हीट स्ट्रेस मोर्टेलिटी, विंटर में हार्डली। तो पोल्ट्री हाउस टेम्परेचर 24 घंटा 35 दिन ये जगह रखने का कोशिश करना है, तभी उसका फुल जेनेटिक पोटेंशियल आपको मिलेगा। कोई टेम्परेचर अगर थर्मोमीटर से देखा है तो कंफर्ट जोन देखिए, ये यहाँ से यहाँ 27 तक, 20 से 27 उसका कंफर्ट जोन है। उसके ऊपर प्रॉब्लम, नीचे प्रॉब्लम। चिक्स देख के समझना पड़ेगा। चिक्स पूरा पंख के नीचे हेड यहाँ पे हार्डली बोर्ड है, तो ठंडा है, पर गर्मी में तो पंखा छोड़ के बैठता है। टेम्परेचर की बात हुआ तो नेक्स्ट इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, क्या है वेंटिलेशन? ये समझिए, हमारा मुर्गी का जो जेनेटिक पोटेंशियल, वो पोटेंशियल में पहुंचाने के लिए उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन जितना हवा में है वो हवा अंदर जाना है, और जो अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया गैस, वो बाहर आना है। जितना हवा चलना चाहिए वो हवा चलने का नाम वेंटिलेशन। क्योंकि एक चीज दिखाते हैं, आप जानते हैं नील से कुछ लिखा है, 10 दिन का 15 चिक्स दिन में 1 लीटर पानी निकलता है। 10 दिन का चिक्स कितना खाता है? 50 ग्राम खा जाता है। तो एक चिक्स 50 ग्राम खाता है तो 150 ml पानी पिएगा, तो 15 चिक्स कितना पिएगा? 2250 ml निकालेगा 1 लीटर। आप सोचिए कि बहुत छोटा फार्म है, देर आ जाती है। दिन में 10 दिन एज में उसका अंदर दिन में 100 लीटर पानी निकलता है। अब चिक्स पे बारिश हो रहा है, पर्दा बंद करके रखा है, अंदर क्या होगा? धान का रोपाई करना है क्या? ऐसे ही कीचड़ बनेगा। 100 लीटर पानी सोच लीजिए, 10 दिन का चिक्स। आप तो 0.5 स्क्वायर फुट जगह लेके बैठे, थोड़ा सा जगह में 15 से चिक्स से 100 लीटर पानी निकालेंगे। वेंटिलेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सांस का और लैट्रिन का पानी बाहर जाना है, सांस का जो गर्मी वो भी बाहर जाना है, ऑक्सीजन आना है, कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया बाहर जाना है, इसका नाम वेंटिलेशन। मैं आगे इस बारे में और कुछ नहीं बोलना चाहता, बहुत क्रिटिकल। क्योंकि वेंटिलेशन कम मतलब गैस जम। अभी देखिए बरसात का टाइम में
लड़के लोग बहुत कंप्लेन आता है, सर इस फार्म में डेगेम नहीं हो रहा है। अब आज 3 दिन है, फीड खाना चाहिए था भाई 130 ग्राम, दाना कितना खाया भाई 90 ग्राम, तो डेगेम कहाँ से होगा? कारण मुर्गी तो ठीक, आज तो पहला दिन ठीक ही देख रहा है, कोई समस्या नहीं, फीड ड्रिंकर सभी है, सर हाइट भी ठीक है, फार्मर भी काम कर रहे हैं। लेकिन रात को क्या होता है किसी को नहीं मालूम। रात को अभी बारिश हो सकता है, इस उम्मीद से फार्मर जब घर जाता है पर्दा पूरा गिरा के चला जाता है। 10 घंटा ऐसे रहता है, गैस जमा होता है, 1 घंटा बाद खाना बंद, वही जो खाया 90 ग्राम उसके बाद बंद। लेकिन कहाँ से? आज सुबह भी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया, कोई दिया 2 फार्म से 1 फार्म में नहीं हो रहा है, दोनों का फीड इंटेक। मैं बोला तो कुछ नहीं, रात को 10 बजे पर फीड, उसके बाद बात हुई। मुझे मालूम है क्या होता है, क्योंकि बार रात को जाके पर्दा बार बार उठाएगा गिराएगा, सोच ही नहीं सकता। आज हम लोग बहुत आलसी हो चुके, आलसी हो चुके आज की जनरेशन। और जिस बार में वो रखोगे आपका शुरू में 2-3 दिन कुछ नहीं, 3 दिन बाद वहाँ हल्का आवाज आना शुरू हो जाएगा। उसका कारण कुछ नहीं, एमोनिया। एमोनिया से बहुत लोगों का डेथ भी होता है फैक्ट्री में। एमोनिया जाएगा तो ये जो ट्रैकिया है, सांस नाली जल जाता है, वहाँ का जो सिलिया है वो जलता है, वो तो कोस है सेल, तो उसके अंदर तो 70% पानी है, वो पानी निकलता है ट्रैकिया में जमा होता है, और वो ट्रैकिया बांसुरी जैसे बन जाता है। सांस जब लेता है हवा पास होता है तो बांसुरी जैसे आवाज़ करता है। हम सोचते हैं मुर्गे में साउंड है, स्टार्ट हो जाता है एंटीबायोटिक देना। एक तो ट्रैकिया डैमेज हो है, एंटीबायोटिक देके इंटेस्टाइन को भी डैमेज करना शुरू करो, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है वो डैमेज होना शुरू हो जाए। असली कारण है मिस यूज ऑफ कॉटन। कॉटन ठंडा हवा मुर्गी में ना लगने देना, और बारिश का पानी रोकने के लिए, बाकी कोई कारण नहीं है कॉटन डालने का। हाँ, वहाँ एसआईटीज और सीआरटी ये दोनों आप लिख लीजिए। अगर 3-4 दिन ऐसी पर्दा दे रहा है तो सीआरटी और एसआईटीज दोनों आएगा, लिख के रखिए, आना ही है बस टाइम है। ये भी एक वेंटिलेशन का भी देखा है, क्या होगा इसका? ठंडा के दर सीआरटी एसआईटीज, इम्यूनिटी डाउन, लास्ट में आरटी बर्ड फ्लू, क्या क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन 5th डे से साउंड मुर्गी का स्रीजिंग चिक छक करके साउंड कर रहा है, ये 5 दिन से पता चलेगा मुर्गी में सब ठंडा है। इकोलाई तो इसी मुक्के में बैठे, जब ट्रैकिया जल जाएगा इकोलाई को एंटी मिल जाता है। आगे टेम्परेचर वेंटिलेशन के बाद हम बोले थे ना फीडिंग मैनेजमेंट। दाना तो अच्छा बना है, उसका मैनेजमेंट कैसे? फीडिंग मैनेजमेंट स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से। फॉर्मुलेशन, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री एफिशिएंसी, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का एफिशिएंसी, और लास्ट में फिजिकल प्रेजेंटेशन, मतलब पार्टिकल साइज, डास्ट, हार्डनेस, ये मॉइस्चर परसेंट कितना है। नेक्स्ट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें गोडाउन क्वालिटी, स्टोरेज सिस्टम, आप जमीन में रखते हो कि रखने के लिए आपका वुडन प्लेटफॉर्म है, और गोडाउन कैसा है, वेंटिलेशन है कि नहीं, दीवार में लगा के रखते हो कि नहीं, स्टोरेज टाइम कितना दिन स्टोर करते हो। ताज़ा मीन्स अच्छा, हम सब समझते हैं, मुर्गी भी समझता है। बोलिए ना, हमारा ब्रीडर फार्म में, इंडिया का 100% ब्रीडर फार्म में मुर्गी खाता है 12 घंटा पहले बना हुआ था, घंटा दिन नहीं, वह घंटा का हिसाब होता है। शाम को फीड बनता है, सुबह 4 बजे 5 बजे दिया जाता है, सूरज आने से पहले दाना दिखता नहीं। क्यों? वही ताज़ा। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फार्म लेवल में, हेल्थ मैनेजमेंट, स्पेशली गाट हेल्थ, जनरल हेल्थ, गाट हेल्थ। आगे फीडिंग फ्रीक्वेंसी, कितना बार फीड देता है, फीडिंग टेक्निक, कैसे फीड दिया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, इक्विपमेंट क्वालिटी, और लास्ट में फार्म हाइजीन और फार्म सैनिटेशन। सारा खेल यहाँ है। अब अच्छा फीड होने से भी फार्म लेवल में सब मिस्टेक होगा तो रिजल्ट नहीं आता। और
आगे इसके ऊपर बात करें तो ये फीड हमें दिखता है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये भी मिलता है, ये भी फार्म में दिखाई देता है। फीड स्टोरेज का एग्जांपल देखिए, ये फैक्ट्री लेवल, ये बड़ा फार्म, ये छोटा फार्म बन सकता है। पिक्चर कुछ बोलता है, मैं मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फीडिंग टिप्स, कैसे फीड दिया जाता है। डेली कौन सफाई करना है, वीकली एक बार फीडर खोल के साफ करना है। नहीं तो ये फीडर डिंकर अलाइनमेंट तो जानते हैं, दोनों तरफ से फीडर डिंकर इस लाइन से भी इधर से भी। देखिए डिंकर फीडर इधर से भी डिंकर फीडर दोनों तरफ से। अगर वो फीड हैंडलिंग ठीक से ना करे तो ये दिखेगा आपको, जमीन में रखा हुआ फीड का बोरी खोल के ऊपर ये दिखता। अगर फीडर में जाली नहीं लगाया तो मुर्गी कहाँ खाता है। देखिए वो तो है तो मुर्गी, उसको यहाँ का खाने का आदत तो है, तो कहाँ से खा रहा है। देखिए ये पिक्चर देखिए, नीचे गिरा वहीं से खा रहा है। तो नीचे वाला खाएगा तो उसको पेट ठीक रहेगा, लैट्रिन के साथ मिला होगा। और फीडर इस तरह ये करने से तो मैं तो पूछता हूँ भाई, क्या 2-3 दिन के लिए ससुराल जाना है। ये चिक्स का एज देख के लग रहा है, 20-21 दिन का चिक्स क्या डाला है, 7 किलो डाल दिया। और फीडर इस तरह रहेगा, सफाई नहीं करोगे तो नीचे ही मिलता है, ऊपर भी है। एक ही फीडर से ये फीड और ये खाने से क्या होगा। ये हमारे फार्म में कॉमनली होता है, बरसात में बहुत ज़्यादा होता है मानसून के टाइम, क्योंकि चिपचिपाहट है। जो फीड में जितना ज़्यादा ऑयल है उसमें ये प्रॉब्लम उतना ज़्यादा है। देखिए बिरयानी फ्राइड राइस जल्दी खराब होता है, रोटी जल्दी खराब नहीं होता है, परोठा जल्दी होता है, क्योंकि तेल रेडसीड होता है। ये वही चीज़ है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आज डिस्कस करना चाहता था, जिसमें हम लोग ध्यान नहीं देते, ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट। क्यों, ये तो जानते हैं ना, आपका ये 37 दिन 38 दिन मैनेज होगा, 2 किलो 300 वेट ले रहे हो तो एक मुर्गी 10 लीटर पानी पी जाता है। और एक लेयर मुर्गी अगर 100 वीक्स रखो तो 180 लीटर पानी पीती है। सोचिए एक 2 किलो, एक 20 दिन का एज मुर्गी 100 ग्राम दाना खाता है तो 300 ml पानी पीता है। उस दिन उसका वजन है 850 से 900 ग्राम। 850 ग्राम का मुर्गी 300 ml पानी पीता है, मतलब अपना वजन का 35% पानी पीता है। ये इम्पोर्टेंट है। मेरा वजन 70 किलो है तो 35% मतलब, अरे बाप रे भाई 25 लीटर पानी दिन में नहीं भाई, 2.5 लीटर हमारे लिए बहुत है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और मुर्गी के तो इंटेस्टाइन, जिसको हम गट बोलते हैं शॉर्ट में, वो एक पाइप है। पाइप का जो अंदर का सरफेस, उसका स्किन सरफेस से कई गुना बड़ा है, और वहाँ से वो उतना पानी रोज क्रॉस होना है। हम तो फीड को लेके बहुत दिमाग लगाते, माथापच्ची करते हैं। दाना 100 ग्राम खाता है तो पानी 300 ml पीता है। हम 100 ग्राम के लिए दिमाग खराब कर जाते हैं, 300 ml के लिए नहीं सोचते। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहा है, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन एंड हेल्थ। और मेडिकल साइंस का जो जन्मदाता है हिप्पोक्रेट्स, उनका पहला बात है, फर्स्ट पेज में लिखा है, ऑल डिजीजेज स्टार्ट्स इन द गट। सब बीमारी पेट से शुरू होता है और पेट से पानी जाता है। मुर्गी का शरीर करीब 70% पानी से भरा हुआ है। स्वाभाविक जीवन के लिए उसका पानी फ्रीली मिलना चाहिए। आप ये जानते हैं, अभी तो मकाई का रेट को लेकर बात चल रहा था, जितना मकाई लगता है उसका 5 गुना पानी लगता है। आप 60% हमारे दाना में मकाई सोच लीजिए, तो 100 ग्राम दाना खाता है तो उसमें 60 ग्राम मकाई है, 300 ml पानी।
5 गुना। इसको लेकर हम कभी दिमाग नहीं लगाते। पानी बिना चिक्स मर सकता है, प्रोटीन विटामिन एनर्जी बिना तो 24 घंटा जिंदा रहेगा, पानी बिना नहीं। और पानी कितना पिएगा वो तो आगे बोलते हैं, पानी कितना पिएगा। इसमें देखिए हम लोग बोलते हैं पानी और फीड और पानी का रेशियो क्या होना है। रेशियो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। उस दिन का टेम्परेचर क्या है उसी हिसाब से पिएगा। आज कितना पिया है, आज बारिश हो रहा है बहुत, आज कितना पिएगा और कल कितना पिया है एक नहीं होगा। ये कोई बोलता है डबल, कोई 3 गुना, कोई 2.5 गुना। तीनों ही ठीक है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री एवरेज होगा तो डबल, और वो 30 क्रॉस करेगा तो 3 गुना। सामान में जून में जब 40 डिग्री पहुँचता है 4.5 गुना पानी पीता है। दाना 100 ग्राम से ज़्यादा खाता नहीं, 500 ml पानी पी जाता है। सब कुछ टेम्परेचर के ऊपर। आप पानी को भी नापने का कुछ पैरामीटर चाहिए ना। जैसे यहाँ ये हॉल का हम कैसे नापेंगे, हॉल कैसे, ये हॉल कहाँ, इस सिचुएशन मतलब पोजीशन कहाँ है, हाईवे के सामने कि शहर अंदर में, इसका पोजीशन, ये हॉल का एरिया कितना लंबा चौड़ा, कितना लोग बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, ये पैसा कितना लेता है, यहाँ का एसी सिस्टम कैसे काम करता है, यही इसका पैरामीटर ना। ऐसे पानी का भी कुछ पैरामीटर होता है जो है प्रेजेंटेशन क्लियर। पीएच, टीडीएस, केमिकल बैक्टीरियल कंटामिनेशन, यही सब पैरामीटर है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए मेरा कुछ पिछले कुछ दिनों का एक्सपीरियंस है। अगर पानी का क्वालिटी खराब, देखिए पेपर के ऊपर चिक्स, दूसरे दिन चिक्स पे पेस्टिवेंट देखिए, और ये चीज चलता रहा तो होगा आपका ये क्लोस्ट्रीडियम, नेक्रोटिक एंटाइटिस और लास्ट में मैगोट। ये इसमें अगर वीडियो बोले तो दिखा देंगे, वीडियो छोड़िए। ये आज से ठीक 14 दिन पहले मैं अहमदाबाद में था इस तरह की मीटिंग में, वो पानी के ऊपर कुछ बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैं इनको बोला था मैं कुछ फार्म देखना चाहता हूँ। अहमदाबाद में फार्म कभी देखा नहीं, तो पहले फार्म सुबह देख के उसके बाद ही मैं तो फार्म में गया। एक 5 दिन वाला चिक्स, ये देखिए पेस्टिवेंट, पानी पहले बोल दूँ, उस फार्म का पानी का पीएच था 9, टीडीएस मेरे पास वो है 556। तो बोला से क्या करना है, मैंने यही बोला आपको ये मतलब पानी वाला फिल्टर लगाना है, आरओ लगाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये 5 दिन का, इसमें इतना पानी, इसमें मैं थोड़ा सा 5 दिन का चीज का लेकर दबाया तो इतना पानी आ गया। और ये फीड पैसे देख रहे हो, ये 13 दिन का फीड दाना देखिए, सारे दाना बाहर आ रहे हैं। 22 दिन का फार्म में गया धीरे धीरे, उसमें देखिए सारे फीड नहीं, मुझे लगता है कि लैट्रिन नहीं, ये फीड ही है। हाथ में लिया ऐसे लगा, बाद में जब हाथ में पीछे देखिए क्या देखिए, कहाँ से वजन आएगा, ये तो 30% बाहर जा रहा है। अब 22 दिन में वो खाया था 105 ग्राम, 30% बाहर, तो 70% से मिलेगा, 50% तो मेंटेनेंस में जाता है, तो डे गेट के लिए तो 20% बचे, तो नहीं मिलेगा। अब पानी क्वालिटी ठीक करने से कैसे बेनिफिट, क्या डिजीज कंट्रोल कैसे होता है देखिए। अगर ड्रिंकिंग वाटर सेफ है तो वाटर ब्रोन डिजीज जो है, पानी से होने वाले जो डिजीज है, जैसे ये दोनों तो लेयर ब्रीडर में कॉलेरा टाइफाइड, हमारा इकोलाई, CRD, कॉक्सी, RD, IBD, IB, सारे पानी से होने वाले बीमारी। अगर पानी ठीक है तो कंट्रोल होगा। मैं आगे गार्ड हेल्थ के ऊपर बात करूंगा तो इसको बोल देता हूँ डिटेल्स में। अगर ऑप्टिमम गार्ड हेल्थ मतलब गार्ड का 4 लेयर होता है, पहले म्यूकस लेयर होता है सब सेल के ऊपर, जैसे हमारा सब जगह शरीर के यहाँ गीला होता है ना, सब जगह अंदर वो गीला मतलब एक म्यूकस लेयर होता है, वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। उसके बाद होता है जो मदद करने वाले बैक्टीरिया, जिसको हम माइक्रोबियम बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया रहता है।
नेक्स्ट टाइट जंक्शन, दो सेल का बीच में जंक्शन टाइट होता है, वहाँ से कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता। और लास्ट में नीचे रहता है GALT और इम्यून सिस्टम। हमारा मुर्गी का इम्यून सिस्टम वर्षा में सब नहीं है, 70% इंटेस्टाइन में है। ये ख्याल कीजिए, बहुत बड़ा बात है। मुर्गी का इम्यून सिस्टम का 70% इंटेस्टाइन के नीचे है, जो दिखता नहीं। हम सिर्फ वर्षा और थाइमस को लेके दिमाग खराब करते हैं, लेकिन 70%, वो तो 30%, ये 70% GALT, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अगर ये ठीक ठाक इंटेस्टाइन ठीक है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब हम लोग एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं ना, ग्रीन टी लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का बात होता है, फीड में भी डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि मेजर स्ट्रेस होता है जो ऑक्सीजन रेडिकल, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से, उसको कंट्रोल करता है। अगर गाट हेल्थ ठीक है तो आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा, बीमारी का चांस बहुत कम है, बीमारी आएगा भी, ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, 1-8% के ऊपर जाएगा। माइकोटॉक्सिन फीड में है, अगर म्यूकस लेयर ठीक है तो माइकोटॉक्सिन एब्जॉर्ब नहीं होता, वो म्यूकस लेयर माइकोटॉक्सिन को लेके बाहर चला जाता है। ये ऊपर वाले से दिया हुआ सिस्टम है, इसमें कोई दवाई नहीं लगता है, उसको ठीक रखिए। और लास्ट में इंटेस्टाइन में छेद होगा, मतलब कहीं इंटेस्टाइन में ओपनिंग होल होगा, तभी ना बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा। अगर वो हमने रोक दिया तो सारे जो इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन से अंदर जाने वाले, जो हम एक बात करते हैं ना, लीकी गाट, गाट लीक हो गया, अगर लीकी गाट रोक सके तो ऑल दिस डिजीज, नेकोटिक एंटाइटिस, कॉक्सिडियोसिस, कोराइजा, इधर बर्ड फ्लू, रानीखेत, IBD, IBH, एडिनोवायरस, रियो वायरस, रोटा वायरस, CIA, आज जो वायरस आपको देख रहे हैं, सारे वायरस जो फील्ड में आज है, सब जगह एक चीज आपको कॉमन मिलेगा मुर्गी में, गाट हेल्थ ठीक नहीं है। होल इंडिया इज सफरिंग। अब इसमें कौन है? गाट हेल्थ खराब पहले हुआ है, उसके बाद वायरस आया, कि वायरस आके गाट हेल्थ डैमेज किया है, इसके ऊपर छानबीन जारी है। इस दिस ईयर 2023 whole India is facing poor gut health and poor body weight. अभी मैं गाट हेल्थ मैनेजमेंट को थोड़ा सा कुछ 5 मिनट टाइम लूँगा। गाट मतलब जब बोल रहे थे ना, ये ऊपर ये इंटेस्टाइन जो कैनल है, इसी कैनल को काटे तो इस तरह लेयर दिखता है। इसका अंदर का एक पाइप है, सोच लीजिए, ये पाइप का अंदर आधा, इधर भी आधा है। ये म्यूकस लेयर, वहाँ पे हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो हमें मदद करता है डाइजेशन में, इम्यूनिटी में। उसके बाद दोनों सेल के बीच में टाइट जंक्शन, उसके नीचे GALT जो इम्यून सिस्टम, ये चार को क्रॉस करने से तभी इन्फेक्शन अंदर जाता है। ये हमारा नेचुरल डिफेंस है, इतना आसान नहीं इसको डिस्टर्ब करना। सिर्फ ये 5 चीज, गाट हेल्थ मतलब ये 5 चीज सही रहना है। एक तो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर ठीक रहना है, दूसरा ये जो म्यूकस लेयर, पूरा म्यूकस लेयर एकदम नॉर्मल रहना है। नेक्स्ट जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया और वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया दोनों ठीक रहना है। नेक्स्ट टाइट जंक्शन इंटैक्ट रहना है, और आगे हेल्दी स्टेटस ऑफ इम्यून सिस्टम, तो अंदर कोई नहीं जा पाएगा। ये हमारा गाट हेल्थ नॉर्मल है। अब ये देख के क्या लग रहा है? इंटेस्टाइन है, अपना ही फोटो है, कोई इंटरनेट से डाउन किया नहीं, इसलिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है इसमें। ये आपका इंटेस्टाइनल कॉक्सी जिसको बोलते हैं, एसर मोलिना और मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, ये जो देख रहे हो ना हेमरेज, ये आइमेरिया मैक्सिमा, इसमें कोई ब्लड नहीं निकलेगा, लेकिन कॉक्सिडियोसिस है। गाट हेल्थ में कौन कौन चीज असर करता है? फर्स्ट चीज, हैचरी में टेम्परेचर ठीक ठाक मेंटेन नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन का पूर डेवलपमेंट होगा। इंटेस्टाइन जितना जल्दी अपना साइज में आएगा, उतना जल्दी डाइजेशन, उतना जल्दी इम्यूनिटी। है तो 5.5 फुट, उसमें डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ 2.5 फुट जगह है, 2.5 फुट 3.5 घंटा काम हुआ तो ठीक है, नहीं बाहर। विराट कोहली को 66
फुट मिलता है सर, मतलब 22 ईयर्स मतलब 66 फीट, हमें 66 इंच मिलता है, इंचेस। 5.5 फुट मुर्गी के इंटेस्टाइन वो 66 इंच होता है। वही जगह में उसका आधा में डाइजेशन होता है, 3.5 घंटा। आपको जो करना है करो, नहीं तो बाहर जाएगा, जैसे जो फोटो देखा है वो। इंक्यूबेशन खराब हो, ब्रूडिंग टेम्परेचर ठीक ठाक नहीं दिए, जल्दी दाना नहीं दिए तो इंटेस्टाइन डेवलपमेंट पूर होता है। चिक्स प्लेसमेंट जो है फीड 6 घंटा बाद देंगे तो आपका इंटेस्टाइन डेवलपमेंट 6 घंटा पीछे चला गया। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, पीएच, हार्डनेस, कंटामिनेशन बात करेंगे। स्ट्रेस और वेलफेयर। स्ट्रेस, चिक्स को तनाव आ रहा है तो उसका इंटेस्टाइन डेवलपमेंट पूर्ण। फीड फॉर्म, कितना जल्दी उसको फीड मिलता है, फीड चेंजेस कितना बार करते हो आप, मतलब चेंजेस में कितना एनर्जी प्रोटीन चेंज हो जाता है, और माइकोटॉक्सिन, ये सब गाट हेल्थ में इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, फीड कंपोनेंट, फीड में आप क्या चीज़ दिए, क्या क्या चीज़ से फीड, सिर्फ प्रोटीन एनर्जी मिला दी, चिक्स को पसंद नहीं है। अब ये मैं पंजाब हरियाणा में हूँ, यहाँ आपको 2 वक्त सुबह शाम दिन में 3 बार चावल दिया जाए, आप खाओगे? लेकिन खाता है कोई जगह? आप नॉर्थ बंगाल जाइए, आसाम जाइए, 3 बार चावल खाते, आप नहीं खाओगे, पसंद नहीं है। ये मुर्गी के बारे में सोचते ही नहीं तो मुर्गी को क्या चीज़ पसंद है। नेक्स्ट लीटर खराब हो तो इंटेस्टाइन डेवलपमेंट इफेक्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इंटरवेंशन, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एजीपी, वैक्सीनेशन कैसे कर रहे हो, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, सबका चला। कोई अच्छा काम प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक अच्छा रिजल्ट देता है। वैक्सीनेशन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू जब कर रहे हो इंटेस्टाइन में थोड़ा सा इफेक्ट तो करेगा ही, क्यों वहाँ जा रहे हैं। आगे इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन गाट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट इज गाट माइक्रोबायोटा, गाट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है उसका नंबर, उसका वैरायटी कितना, सब ठीक ठाक है कि नहीं। और लास्ट में बायोसिक्योरिटी, ये सब गाट हेल्थ में असर करता है। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हैचरी टेम्परेचर और अर्ली एंड इजी एक्सेस। चीक्स आया तुरंत फीड देना और हैचरी टेम्परेचर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है चिक्स का इंटेस्टाइन डेवलपमेंट में। हैचरी टेम्परेचर सिर्फ हैचेबिलिटी नहीं बोलता है, चिक्स का गाट है, चिक्स वो चिक्स आगे कितना दूर पहुंचेगा वो टेम्परेचर बोल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट माइकोटॉक्सिन गाट हेल्थ में। आज आपका ये सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा हूँ किसी कंपनी का, 4 कंपनी इंडिया में माइकोटॉक्सिन के ऊपर सर्वे किया है। एक का मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, 100% फिनिश फीड इन इंडिया और उसमें माइकोटॉक्सिन है 100% में, कोई 99 नहीं, 100%। कितना सैंपल टेस्ट किया देखिए, 524 सैंपल इंडिया से टेस्ट किया है, 100% में है। उसमें 95% में 1 से ज़्यादा टॉक्सिन है और 5 में सिर्फ 1% टॉक्सिन है। हम जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट भी है यहाँ, कि एफ्लाटॉक्सिन 20 ppb हो तो हार्मफुल है। ये 20 ppb मतलब उतना देने से लीवर किडनी में कुछ होगा, हमको दिखाई देगा। इंडिया का एवरेज मिला 39 और हाईएस्ट मिला है 1134, 1100। और मुर्गी तो ऊपर वाले का भरोसा में, अल्लाह भरोसा में जिंदा था। और माइकोटॉक्सिन इवन 5 ppm, नॉट ppb, 5 ppm, कुछ नहीं। अच्छा एक चीज हम लोग सचिन 5 मिनट सचिन, मानसून के टाइम बरसात में हम लोग मूंगफली खा के थूके फेंक दिया, दुकानदार को गाली दिया, ऐसे हुआ है किसी के साथ? होता है ना, मानसून में मूंगफली खा के दुकानदार को गाली देता,
आप जब हाथ में लिए थे पता नहीं चला था उसमें क्या है, कुछ तो देखा नहीं, अच्छा ही देखा, खा लिए, कड़वा लगा, थूके और गाली दे दुकानदार को। क्या था? फंगस। फंगस बीटा कड़वा होता है, जब बहुत कम होता है तब दिखता नहीं। तो माइकोटॉक्सिन जब बहुत कम है कुछ नहीं करेगा, लेकिन इंटेस्टाइन का ऊपर का जो लेयर जो दाना हजम करता है, जो फिलाई जिसको बोलते हैं, उसको डैमेज कर देगा। आप 2 दिन पुराना रोटी खाइए ना, कल वाला रोटी आज खाइए, क्या होगा? कुछ नहीं, गाड़ी लेके जा रहे थे बीच में वापस आना होगा, और नहीं तो रास्ता में कुछ ही अच्छा सा ढाबा देख के जहाँ टॉयलेट है वहीं घुसना होगा। ये माइकोटॉक्सिन के इफेक्ट, टॉक्सिन का, ये माइकोटॉक्सिन इंटेस्टाइन डैमेज कर रहा है। उसके बाद लीकी गार्ड, एक के बाद एक कीटाणु तो दाना के साथ पानी के साथ तो जा रहा है, सबको एंटी मिल रहा है। तो शुरुआत माइकोटॉक्सिन आपको रॉ मटेरियल ठीक से करना है। माइकोटॉक्सिन बाइंडर सर जी 40 रुपये का भी है, 300 रुपये का भी है टन में, कौन सा दोगे आपके ऊपर। यहाँ सीमेंट में पैसा बचाओगे तो मकान, थोड़ा सा भूकंप 4 डेसिमल गिरेगा, यहाँ पैसा। फीड बनाने में पैसा मत बचाइए, मुर्गी में बचाइए। सारे जो माइकोटॉक्सिन है सब इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। कोई इंटेस्टाइन लेयर को, ऊपर वाला लेयर को खराब करता है, कोई नीचे जो इम्यून ऑर्गन उसको खराब करता है, कोई टाइट जंक्शन को खराब करता है, सब माइकोटॉक्सिन। जो माइकोटॉक्सिन हमारे टेस्ट में नहीं आता है वो डैमेज करता है। माइकोटॉक्सिन फ्री रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल है, हमें कंट्रोल वहाँ करना है फैक्ट्री में। आपका न्यूट्रिशनिस्ट जानता है क्या करना है, उनसे डिस्कस कीजिए, सब न्यूट्रिशनिस्ट को मालूम है क्या करना है। आज ये सब फर्म में कॉमन है, लूज डोपिंग और फीड पैसेज सब फर्म में है। इन्फेक्शंस देखिए, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, नेक्रोटिक एंटाइटिस, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन, आई मेरी ऐसा रूलिंग है। ये एंडी का हाई पैथोजेनिक एंडी में इस तरह इंटेस्टाइन डैमेज होता है, कहाँ आपका डाइजेशन होगा। ये सारे फोटो अपने हाथ का है, कोई जो देखा हो, जो टेस्ट करके बाद में मिला है वो फोटो एक साथ। गाट हेल्थ कंप्रोमाइज करने से क्या होगा? डाइजेशन इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में होता है, जिसको डिओडर स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। वहाँ डाइजेशन नहीं होगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में चला जाएगा। वहाँ क्लोस्ट्रीडियम बोल के एक बैक्टीरिया सीकाम में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब वो डाइजेस्ट ना हो कि प्रोटीन हमारे पास आए, वो प्रोटीन खा के अपना ताकत बढ़ेगा। और जब वहाँ डाइजेशन नहीं हुआ, मतलब वहाँ इंटेस्टाइन टिश्यू डैमेज हुआ, वहाँ का पीएच चेंज हो गया, पीएच एसिडिक होता था अल्कलाइन हो गया, और क्लोस्ट्रीडियम ऊपर आएगा और हमें दिखाई देगा डिसबैक्टीरियोसिस, और ज़्यादा होगा तो बाद में एंटेराइटिस। ये प्रोटीन या डाइजेशन ना होकर लास्ट में जा रहा है, वो कीटाणु वहाँ से ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच एसिड जैसे होने के कारण वहाँ बैक्टीरिया आता नहीं, वो मर जाएगा। लेकिन जब इंटेस्टाइन डैमेज होता है, वहाँ पस निकलता है तो अल्कलाइन हो जाता है, वो बैक्टीरिया आता है और उसको खाने के लिए प्रोटीन मिलता है, ताकत भी मिल जाता है। ये गाठ हेल्थ का बहुत बड़ा महीना है। ये आपका लीकी गाट, अगर इंटेस्टाइन, ये देखिए ये नॉर्मल टाइट जंक्शन, ये लीकी गाट, जब यहाँ लीकी गाट ये होता है तब हमारा एक साइटोकाइन स्ट्रॉम बोलता है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा पानी फेंक के इसको बाहर करने का कोशिश करता है। उसमें लूज डोपिंग का एक कारण है, एक्सेस वाटर सिस्टम से बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम। सब जगह होता है, ये इम्यून सिस्टम करता है और बैक्टीरिया को अंदर जाने का मौका मिलता है
और पानी निकलता है लैट्रिन के साथ बहुत ज़्यादा, लूज स्टूल होता है, ये लीकी गार्ड। और लीकी गार्ड होने से एक के बाद एक इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया वायरस वहाँ इंतजार कर रहा था हमारे पोल्ट्री का एनवायरनमेंट में, मोहल्ले में है, वो बीमारी पैदा करेगा, मतलब उनको मौका मिल रहा है। ये छोड़िए इसका, हाउ टू प्रमोट गार्डन, तो उसके बारे में बोला, ये ज़्यादा टेक्निकल है। आगे लीटर मैनेजमेंट, तो बेडिंग मैनेजमेंट। लीटर क्या है सबको मालूम है, बस एक पिक्चर दिखाता हूँ। अगर आप सोडा दे रहे हो तो 1 इंच और राइस हस्क हो तो 2 इंच। राइस हस्क ये बेस्ट है सब हिसाब से, नरम, हल्का और एयर पास होता है, वेंटिलेशन उसमें आता है। लीटर केक क्यों होता है, क्यों लीटर खराब होता है? मेन देखिए, पहला कारण हम लीटर कम देते हैं। बहुत फार्मर देखोगे बोलता है मैं 2 बार लीटर चेंज करता हूँ। उनको देना था 450 ग्राम, तो दिया 200 ग्राम, मतलब गद्दा के जगह बेडशीट, पहले बेडशीट लगाया, बेडशीट खराब हो गया, फिर एक बेडशीट लगाया, फिर खराब हो गया, फिर एक बेडशीट। अरे भाई तीनों का पैसा में गद्दा लगाओ ना, वो नहीं देते, इनसफिशिएंट देता है। उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है इनसफिशिएंट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन खराब, मैंने बात तो ऑलरेडी किया है, लीटर खराब होगा। और उससे भी बड़ा कारण इन्फेक्शन, सबसे बड़ा कारण लीटर खराब के इन्फेक्शन, मतलब लूज स्टूल। अगर लैट्रिन में 40% पानी होना चाहिए, क्योंकि मुर्गी पेशाब नहीं करता, एक साथ आता है। अब 40 की जगह 50 हो जाए तो वो जो एक्स्ट्रा पानी कहाँ से जाए, कहाँ जाएगा, वो लीटर को खराब करता है। पुअर वाटर क्वालिटी और लास्ट में फीड एंड न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हाई फाइबर डाइट और बहुत ज़्यादा NSP, नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ऐसे कुछ दिया है। आप एंजाइम सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपका लूज स्टूल होगा। हम बहुत सारे बाजरा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब का एंजाइम नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो आपका लूज स्टूल होना है। कॉर्न सोया के बाद जो भी चीज़ दीजिए, इवन कॉर्न सोया में एंजाइम लगता है, आपका एंजाइम न्यूट्रिशनिस्ट को मालूम है, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स दे रहे हो उस हिसाब से आपको एंजाइम देना है, नहीं तो आपका इंटेराइटिस होना ही है, डिसबैक्टीरियोसिस इन्फेक्शन। उसके बाद इकोलाई और बाकी इन्फेक्शन जाकर उसको इंटेराइटिस बनाएगा। 4 लीटर मीन्स, मैं तो यही समझता हूँ लॉस, क्योंकि मुर्गी पैर में घाव होता है, वो चल नहीं पाता 4 लीटर, और एमोनिया गैस के चलते ऐसे भी कम खाता है, कम खाएगा तो कम हो जाए, अल्टीमेटली लॉस। एक चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव। हम लोग इंसान में स्ट्रेस मैनेजमेंट आजकल बहुत चर्चा का विषय है, सब जगह है, जरूरत लोगों के ऊपर स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मुर्गी वो पहले डॉक्टर बोल रहा था ना कि ये है क्या 100 मीटर रेस, हम तो बोलते हैं T20 मैच है, ब्रॉयलर T20 मैच, लेयर आपका टेस्ट मैच है। तो T20 मैच में एक एक बॉल गिना जाता है, ओवर नहीं, 120 बॉल का खेल, वहाँ पे स्ट्रेस बहुत बड़ा मायने रखता है। हमें स्ट्रेस अवॉइड करना है, कुछ स्ट्रेस हम अवॉइड कर सकते, देखिए ये स्ट्रेस हम फार्म मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ स्ट्रेस है जो अवॉइड करना मुश्किल है। क्लाइमेट तो एक्सट्रीम होगा, ऊपर वाले के ऊपर तो हमारा हाथ नहीं है। क्लाइमेट, ब्रॉयलर का ग्रोथ रैपिड है। मैंने अपने लाइफ में 73 ड्रैगन देखा है, तो मैं ड्रैगन नहीं बोलता, मैं आवर गेन बोलता हूँ। 3 गम पर आवर, 3 गम पर आवर देख चुका हूँ। 37 दिन रनिंग में 2 किलो 729 देखा, तो 73 ड्रैगन। ये स्ट्रेस को हमें अवॉइड कंट्रोल करना है, अनअवॉइडेबल स्ट्रेस, इसको तो अवॉइड करना है। ये डे टू डे हस्बेंड्री प्रैक्टिस, एक चीज बोला था, रोज का मैनेजमेंट। एक
चक्का जैसे, व्हील जैसे है। अब एक स्पोक टूट गया तो चक्का कमजोर होता है, एक से ज़्यादा टूटा तो चक्का नहीं चलेगा। इसमें देखिए क्या है, स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, फीडिंग, लीटर, स्ट्रेस, इरोडेंट्स, मेडिकेशन, क्लीननेस, सब कुछ मिला के परफॉर्मेंस। ये क्या बोल सकते हैं? अब लास्ट पेज में पहुंचा, लास्ट पेज। ये साइकिल क्या है, कोई बोल सकते हैं? मुर्गी का, मैं मुर्गी छोड़ के कुछ नहीं जानता हूँ। ब्रॉयलर का ही है सर जी, मीनेज। मेरे हिसाब से पोल्ट्री एक साइकिल है, पोल्ट्री का दुनिया, जिसमें 15 दिन जो सेट क्लीनिंग का टाइम है, मतलब 37 मिनट और 15 दिन सेट क्लीनिंग, 52 डेज का साइकिल है। उसमें मेरे हिसाब से सेट क्लीनिंग 25% इम्पोर्टेंट है। आप मानो चाहे ना मानो, डिजीज फ्री सेट क्लीनिंग इज 25%। नेक्स्ट, ब्रूडिंग इज 50% ऑफ पोल्ट्री। ये तो टेक्स्ट बुक भी बोलता है, और ये मानते हैं आप? सेट क्लीनिंग ब्रूडिंग में इफेक्ट करता है, क्योंकि डिजीज भी नहीं हुआ तो ब्रूडिंग कैसे करोगे? बीमारी है तो चिक्स मोर्टालिटी शुरू होगा। अगर इकोलाई सीआरटी फ्री नहीं किए, बच्चा छोड़ दिए, सेट क्लीनिंग ब्रूडिंग में असर करता है। देखिए पोल्ट्री में मैं 75% 7 दिन तक हो गया, बाकी ग्रोइंग 10% और फिनिशिंग 15%। मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। और ब्रूडिंग फिनिशिंग में इफेक्ट करता है, ब्रूडिंग बोल देता है चिक्स कहाँ पहुँचेगा। और इसको फिर वही T20 मैच से सोचिए, ये पहला 5 ओवर खेलना है, उठा के मारना है, और बीच में विकेट रखना है कि लास्ट में विराट कोहली जैसे कोई रहे लास्ट 5 ओवर में, उल्टा तरफ कोई भी रहे। तो देखिए 7 दिन 50%, 7 दिन 50%, इसके बाद 20 दिन 10%, क्योंकि ब्रूडिंग हो गया। तो उसके बाद क्या है, गाड़ी पटरी पर, मतलब न्यू दिल्ली स्टेशन से ट्रेन को यार्ड से लाके लोडिंग करके पैसेंजर बैठा, वेटिंग दिया, सब कुछ करके चालू कर दिया, प्लेटफॉर्म से चल पड़े, ब्रूडिंग हो गया। तो क्या है, सिग्नल देखो चलो, ये 20 दिन सिग्नल देखो चलो। और लास्ट 10 दिन में फिर मैं 15% क्यों रखा? क्योंकि ये 10 दिन डेली 100 ग्राम गेन लेना है सर। 100 ग्राम मीन्स आज की रेट में भी डेली 9 रुपया। एक दिन गए मतलब सोचिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनिशिंग मेरे लिए ब्रॉयलर यही है। लेकिन बीच में एक चीज रहेगी, अगर ये हमारा दुनिया है। अब देखिए आपका जितना भी फार्म हो, ये 4 स्टेज किसी एक जगह पे है, कोई भी फार्म, कोई शेड रेडी में है, कोई ब्रूडिंग, कोई ग्रोइंग में, कोई फिनिशिंग में। फिनिशिंग में ध्यान ज़्यादा देते हैं हम लोग, ब्रूडिंग में भी देते हैं। और बायो सिक्योरिटी अगर मेंटेन ना करे तो हमको उठा के बाहर फेंक देगा, मीन्स सब फेल। बायो सिक्योरिटी में एंड यही ब्रॉयलर मैनेजमेंट मेरे लिए, यही ब्रॉयलर मैनेजमेंट। अगर ये किए तो एक फार्म का रिजल्ट दिखाता हूँ। मेरे लाइफ में सबसे अच्छा रिजल्ट जो बोल रहा था, ये देखिए, ये बांग्लादेश में मुझे मिला, लेकिन आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले मिला। देखिए छोटा फार्म, बांग्लादेश में फार्म साइज छोटा ही है। इंटीग्रेशन तब जस्ट शुरू हुआ था। इंटीग्रेशन बांग्लादेश में 97 है, 2018-19 में शुरू हुआ, ये तब का टाइम। अगर ये रिजल्ट ले पाए तो भाई 80 रुपये भी चलेगा। इसके साथ थैंक यू बोलता हूँ। और मेरा एक drBCDatta.com और एक YouTube चैनल है, शायद किसी को मालूम होगा आप लोगों को, जिसमें सिर्फ रॉ पोल्ट्री का वीडियो, कोई एडिट नहीं, रॉ पोल्ट्री का वीडियो अपलोड होता है। वो पोल्ट्री टावर _BDatta। सबको रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ नमस्कार।